Okay, so firstly, a very warm good afternoon to all of you. Myself Anjum. Firstly, I want to give my heartiest gratitude for the platform. Obviously, thank you for the opportunity. And I am 18 years old. I am from Dunera. Dunera is a village on the state border of Himachal and Punjab. It is in Punjab, district Pathankot. I am a community volunteer working with full enthusiasm in the field of disaster, and I am currently pursuing my graduation from Government College, Dharamshala. So, in the field of disaster, I am a fresher. Like in the field of disaster, I'm a fresher. I pursue my college, and I am a NSS volunteer also. I have worked a lot as a volunteer on community level before disaster management also. Like I remember in 2018 there were Kerala floods, so me and my peer group, we decided to like raise a fund, and we like हम पूरा एरिया अपना जितना विलेज का था और आसपास का था, वी हम होम टू होम गए और डोर टू डोर एक फंड रेज किया और वो केरला फ्लड्स में हेल्प किया। फिर उसके बाद जैसे कोविड-19 आया तो हमने हमारे स्कूल में एक अवेयरनेस कैंपेन किया था पर्सनल हाइजीन को लेके। फिर उसके बाद कोविड में लॉकडाउन्स लग गए, एंड देन हमारे जो एरिया था उनमें पंचायत ने डिसाइड किया था कि जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ द जो हमारे टाउन थे वहां पर लेबरर्स रहते थे, तो उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसमें भी मैं अपने फादर के साथ जाती थी और उसमें किया। फिर उसके अलावा मैं एनजीओ इको पहाड़ी धर्मशाला में ओरिजिनेटेड है, मैं उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और सैटरडे संडे जो फ्री ट्रेनिंग देते हैं एक छोटे लेवल पे, कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं रिलीफ के लिए या रिस्पॉन्स के लिए, जिसमें क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग सिखाया जाता है, तो उसमें भी अटैच रहती हूँ। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आई। फिर टेक्निकल लेवल पे मैंने 2-3 ट्रेनिंग्स, जैसे एक ट्रेनिंग मैंने डीआरआर पे एमजी सिपा के साथ लगाई थी। फिर उसके बाद रिसेंटली मशोबरा में जो सीसीडीआरआर पे ट्रेनिंग हुई थी, चाइल्ड सेंट्रिक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट की थी। और रिस्पॉन्स में जो कोटला लैंडस्लाइड्स थे उसपे मैं फिजिकली तो उस वक्त मैं अपने होम टाउन में स्टक थी रोड कनेक्टिविटीज की वजह से, बट ऑनलाइन जो फंड रेजिंग थी उसमें जितना मुझसे हेल्प हो पाया मैंने किया था। और अभी मैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर greater opportunities to work in the field. Thank you. Thank you so much, Anjum. And you are 18 years old and you are at that cusp of childhood, जिसको हम 18 से कम को चिल्ड्रन मानते हैं, एंड उसके बाद हम जस्ट यूथ की उसमें वो करते हैं। एंड यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट फॉर अस, बिकॉज आप चाइल्ड भी हैं कहीं एंड आप यूथ में भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड यू आर अ फीमेल पार्टिसिपेंट, यंग फीमेल पार्टिसिपेंट, सो वी अप्रिशिएट यू एंड थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि आपने अभी एक चैलेंज के बारे में बताया कि यंग एज होने के कारण कई बार लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, एवरी टाइम यू इन वन वे और अदर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो यही मेरा क्वेश्चन रहेगा हमारे बाकी दोनों स्पीकर्स से भी, कि आपको किस तरीके के जब चैलेंजेस आते हैं, जब आप बाहर जाके पार्टिसिपेट करते हो ऐसी एक्टिविटीज में, तो आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? सो अंजुम, टू यू, कि क्या चैलेंजेस आपको आते हैं? आप पर्सनल लेवल पे भी बता सकते हो, सोसाइटल लेवल पे भी, टेक्निकल, ज्योग्राफिकल, कोई भी इस तरीके की आपको दिक्कत जो इस पार्टिसिपेट करने में आती है, वो आप हमें थोड़ा सा बताएं। यस मैम। तो सबसे पहली बात तो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए जो रहा है इस फील्ड में, तो सबसे बड़ा यही रहा है कि जैसे पता है कि पता नहीं कहाँ पर काम करना है या कहाँ पर ट्रेनिंग लगानी है, तो कहीं बाहर जाना होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है फैमिली कन्विंस करने की। क्योंकि पर्सनली एक तो मैं अभी बहुत छोटी हूँ, एक यंग एज पे हूँ और इतना मैं घर के बाहर रही नहीं हूँ। 12th तक मैं घर में, मतलब पास में था स्कूल, तो 12th तक वहीं से कंटिन्यू किया है और उसके बाद कॉलेज में धर्मशाला ज्वाइन की हूँ। तो फैमिली को कन्विंस करना कहीं भी जाने के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और एज ए विमेन वो सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं मेरी, और उन्हें सच में लगता है कि पता नहीं अब कहीं सही फील्ड में है, गलत फील्ड में है।
और अपने लिए सही कर रही है या गलत कर रही है। तो उन्हें कन्विंस करना कि मैं सही हूँ, सेफ हूँ और कुछ अच्छा ही कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। दूसरा एज का ही कि यंग एज है, बहुत कुछ आगे सोच रही हूँ, नया-नया वर्ल्ड देख रही हूँ, तो वो भी चैलेंज रहता है कि किस तरीके से, किस फील्ड में जाना है। उसके बाद मुझे थोड़े से फाइनेंशियल आते हैं कि जैसे अभी मैं खुद तो कमाती नहीं हूँ, तो कहीं जाना होता है, तो उसके फाइनेंसेस जब बेयर करने पड़ते हैं, तो वो पेरेंट्स पे पड़ते हैं, तो फिर थोड़ा-सा वो भी रहता है कि किस तरीके से, कैसे होगा। और उसके बाद अभी मैं जैसे साथ-साथ में स्टडीज़ कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। आई एम डूइंग बीए इकोनॉमिक्स मेजर एंड मैथमेटिक्स माइनर। तो ट्रेनिंग और स्टडीज को बैलेंस करना, दोनों चीजों को टाइम देना और टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, इन इसमें भी मतलब चैलेंज मैं फेस करती हूँ। बाकी सोसाइटल चैलेंजेस यही है कि एक तो लोगों को इतना पता नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरीके से काम होता है, और दूसरा ये कि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि डिजास्टर्स में काम तो लड़के करते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो भी रहता है कि एज ए वुमेन आपका क्या ही काम है उधर, आप कैसे फील्ड पे काम करोगे। तो वो वाले चैलेंजेस अब देख रही हूँ, धीरे धीरे डील भी कर रही हूँ। मेरी फैमिली को कन्विंस करना मेरा मेजर चैलेंज होता है, अगर वो कन्विंस हो जाए तो मैं कम ही चीजों की ज्यादा मतलब इतना नहीं सोचती हूँ, बट फैमिली के लिए थोड़ा रहता है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अंजुम, एंड आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज कि आपने इतने अच्छे वे से बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स में हमें अपने चैलेंजेस बताए, जो कि बहुत ही रियल चैलेंजेस हैं, एंड आई अ फ्यू ऑफ देम इवन आई माई सेल्फ हैव फेस्ड। सो यस, वील टॉक अबाउट दीज मोर, कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हम बातचीत करेंगे उसके ऊपर, एंड थैंक यू फॉर दैट। अंजुम, आप बताइए आपका क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स है कि आप इसमें, जैसे आप बता रहे हो आप एक फ्रेशर हो, अभी आपने सिर्फ बिगिन किया है, तो आगे आप कह रहे हो मैं करना चाहती हूँ काम, बट देन देयर आर चैलेंजेस जो आपने बताए हैं। तो मतलब व्हाट इज योर मोटिवेटिंग फैक्टर, क्या रीजन है कि आप इस काम के साथ जुड़े रहना चाहते मैम जैसे अभी इन तरुष सर ने एक अपना खुद का जो उनके साथ हुआ है वो उन्होंने सुनाया, तो मेरी भी एक जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, जैसे मैं बताती हूँ। तो हमारा जो मेरा घर दुनेरा में है, और मैंने अभी आपको बताया कि वो पंजाब हिमाचल बॉर्डर्स में है, और मेरा जो स्कूल था वो हिमाचल में था। दुनेरा पंजाब में है, तो हिमाचल दुनेरा से सुलियाली मेरे स्कूल का जो डिस्टेंस था वो 11 किलोमीटर्स था। तो जो रोड्स थे वहां पर ना लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा थे, मतलब बहुत ही ज्यादा लैंडस्लाइडिंग थी उस एरिया में। तो आप मानो जैसे जैसे मानसून सीजन आएगा, पक्का है कि 1 महीने की तो हमें छुट्टी रहेगी, और उसके बाद भी जब स्कूल फिर से चलेंगे तो हमें लगभग कोई 30 किलोमीटर्स हमें वो रोड पड़ जाएगा, जिससे हम स्कूल जाएंगे। तो जब हम छोटे होते थे तब तो बहुत खुशी होती थी कि 1 महीना छुट्टी रहेगी और उसके बाद भी स्कूल जाएंगे। तो 30 किलोमीटर मतलब आप मान लो कि पहाड़ी एरिया है, तो 1 घंटा से ऊपर ही लग जाएगा पहुंचने में। तो हम छोटे होते तो बहुत खुश होते थे कि आराम से घूमते घूमते जाएंगे और बीच में 1 महीने की छुट्टी भी आएगी। पर जैसे ग्रेजुअली क्लासेस इंक्रीज होती गई, स्टडीज का स्ट्रेस ज्यादा होता गया और एग्जाम्स वगैरह का होता गया, तो फिर जो स्टडी लॉस इस वजह से हो रहा था ना, वो फील होने लगा। और फिर उसके बाद मैं अपना जैसे एरिया बताती हूँ, तो हम दुनेरा जो विलेज है वो ढलोजी से 30 किलोमीटर दूर है, मतलब ढलोजी के रास्ते में आता है। तो ढलोजी एक हिल स्टेशन है। तो दुनेरा में जो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन है वो टूरिज्म ओरिएंटेड ही है। तो शॉपकीपर्स हैं या बिजनेसेस हैं, वो टूरिज्म ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं। तो जैसे ही कोई डिजास्टर आएगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा या लैंडस्लाइड आएगी, तो सबसे मेन चीज जो होगी वो जो है वो शॉप्स बंद हो जाएंगी, कनेक्टिविटीज टूट जाएंगी, और उस वजह से वहां का जो डेली लाइवलीहुड है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और ये मैंने खुद देखा है इम्पैक्ट होते हुए। कोविड के टाइम पे भी सेम, जैसे सब बंद हो गया तो उस पर बहुत इम्पैक्ट रहा। और रिसेंट में जैसे हिमाचल में अभी हमने देखा कंडीशंस जो क्लाइमेट की रही, तो धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली कुछ कुछ चीजें जो हैं वो जुड़ती हुई एक चेन बनाती हैं। मेरा इंटरेस्ट पहले से वॉलंटियरशिप में था। मैंने जैसे बताया कि 2018 में मैं 9th क्लास में थी, और हमने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम डोनेशन इकट्ठी करेंगे, और हम लोग चल पड़े। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट तो मेरा था, और फिर जैसे मैं इको पहाड़ी के साथ जुड़ी,
तो फिर उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने इंटरेस्ट को और डेवलप कर सकती हूँ, एनकरेज कर सकती हूँ, एनहांस कर सकती हूँ और इस फील्ड में काम किया जा सकता है। फिर धीरे-धीरे चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं इतना काम करूँ कि आगे किसी भी बच्चे को वो रोड कनेक्टिविटी वाली दिक्कत कम आए। तो इसलिए ये छोटी-छोटी चीज़ें जो एक चेन बनाती हैं, तो इसलिए मैं इस पे कनेक्ट रहना चाहती हूँ, इस पे काम करना चाहती हूँ और आगे फ्यूचर में कोई ना कोई इम्पैक्ट मेरी तरफ से रहे, इतनी कोशिश है। थैंक यू। थैंक यू अंजुम। और ये जो आपने बात बताई है ना अभी स्कूल कनेक्टिविटी की, ये हमने भी बहुत ही सीरियसली इस चीज के बारे में नोट, स्पेशली इस बार जब फ्लडिंग हुई है हिमाचल में एंड इवन चंडीगढ़ वगैरह में, तो बच्चों की अगर तो छुट्टियां पड़ गई ठीक है, नहीं पड़ी तो बच्चों की जो कनेक्टिविटी है स्कूल्स की, इसको हमने बहुत सीरियसली नोटिस किया था एंड हमने अगस्त में एक वेबिनार किया था, उसमें डॉक्टर राका एंड मिंटू देवनाथ सर देवर स्पीकर, तो हमने बात की थी अबाउट स्कूल सेफ्टी ड्यूरिंग मानसून। तो वेरी राइट, आपने करेक्ट उसको बिल्कुल बात की नब्ज को पकड़ा है कि ऐसा होता है एंड दैट्स क्वाइट अ मोटिवेटिंग फैक्टर। सो थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स लाइक आई एम सेइंग, सो कहीं भी ये जो हमारी पूरी डिस्कशन हो रही है, हम एक किसी आपके पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं एंड अपने लेवल पे हम सॉल्यूशन ओरिएंटेशन की तरफ हम जाएंगे। तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि अब फ्यूचर में आप कैसे देखते हो इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन को क्या देखते हो? क्या आप इसको एज अ, बिकॉज लाइक यू सेड, एज अ यंग पर्सन यू हैव टू हैव अ करियर ओरिएंटेशन फॉर इंडिविजुअली, अपने आप के लिए भी, अपनी फैमिलीज के लिए भी, एंड कि आप कैसे इसको व्यू करते हो, फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड? मैम, इसे मैं प्रोफेशनली करना चाहती हूँ कि नहीं चाहती हूँ, वो बात का क्वेश्चन है। पहली बात ये है कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं इसे एक बहुत लॉन्ग टाइम और लॉन्ग विजन अप्रोच की तरह देखती हूँ। मैं सच में, मैं जितना भी अभी सीखी हूँ, इतना मैं समझ गई हूँ कि ये कुछ दिनों में कवर होने वाला टॉपिक नहीं है। वी नीड टाइम, वी नीड स्टडीज, वी नीड रिसर्च। तो मैं इसे एक लॉन्ग टाइम और लॉन्ग विजन अप्रोच की तरह देखती हूँ और बिल्कुल मैं डीआरआर को मतलब एक ऐसे देखती हूँ कि जैसे मैं हूँ, तो मेरे साथ हर एक यूथ इसको इक्वली इम्पोर्टेंट समझना शुरू कर दे, उस हद तक तो मैं इसे देखती हूँ। एटलीस्ट सारे लोग डिजास्टर कितना एक डेप्थ वाला टॉपिक है उतनी चीज समझ जाएंगे, तो आई थिंक काफी हद तक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम जो है वो हो जाएगा। अब जब करियर की बात आती है तो मैं प्रोफेशनली भी इसको परस्यू करने में फिलहाल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ और अभी मैं सारी फील्ड्स के लिए ओपन हूँ और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो मैं बिल्कुल इसको प्रोफेशनली भी आगे परस्यू करना चाहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बात पक्की है कि एज अ वॉलंटियर, क्योंकि कहते हैं वंस अ वॉलंटियर ऑलवेज अ वॉलंटियर, तो मैं वॉलंटियर हूँ और वॉलंटियरशिप मैं हमेशा इसमें कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू। वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छे वे से उसको बताया है एंड एट द एज दैट यू आर, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्टली गुड थॉट प्रोसेस जो आपकी है। सो आई मस्ट अप्रिशिएट यू, यू वेरी वेरी इम्प्रेसिवली यू हैव डिस्क्राइब। आपको क्या लगता है ये सब देख के कि इतना डिजास्टर हो रहा है, ये सब जो आप ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखते हो कि बाकी कंट्रीज में भी क्या हो रहा है, आपके हिमाचल में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? बिकॉज आप चाइल्ड, एक वही है ना, आपका तो एज ही बहुत क्रूशियल है, यू आर अ चाइल्ड एज वेल एंड आप यूथ में भी हैं, तो हाउ डू यू फील? एंड आपके स्कूल में या कॉलेज में बच्चे बाकी क्या आप बातें करते हैं इस चीज के बारे में कि क्या हो रहा है, डर लग रहा है या कुछ इस तरीके से? मैम सच में बताऊं तो एक टाइम था ना जब हमारे ये सारे टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, मतलब डिफोरेस्टेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इतने छोटे छोटे से टॉपिक थे कि बस 10th में पढ़ने और पास होना है। मतलब हमारे लिए सिर्फ बुक का वो था कि बस इसे पढ़ना है और पास होना है। बट जैसे जैसे अब धीरे धीरे अलग अलग फील्ड में नॉलेज मिल रही है थोड़ी थोड़ी, तो पता लगने लगा है कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स की कितनी डेप्थ होगी। तो मैं तो सोचती होती थी कि अगर ओजोन लेयर साउथ पोल में डिप्लीट हो रही है तो उसमें इंडिया का क्या लेना देना, हमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा।
बट अब जैसे पता लग रहा है कि उस डिप्लीशन से, ग्लेशियर से फ्लडिंग कितनी ज़्यादा हेवी हो सकती है। तो सच में लगता है। और जैसे अभी बोलते हैं, आपने बोला कि एंग्ज़ायटी होती है कि नहीं होती है, तो ऑब्वियसली हम रीजन्स में ऐसे रहते हैं, जैसे मेरी फैमिली माउंटेन्स में रहते हैं, हम लोग धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला और जो कांगड़ा का रीजन है, ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। तो ऑब्वियसली है कि डर तो लगता ही है। और अगर हम वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरी अर्थ को एक फैमिली की तरह देखें, तो फिर तो एंग्ज़ायटी लेवल पता ही नहीं कहाँ जाएगा। तो उस तरीके तो से आप है। लोग आपस में डिस्कस करते हैं विद फ्रेंड्स कॉलेज में, ये चीजें डिस्कस करते हैं आप? यस मैम। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सच बोल रही हूँ, मेरा जो पेयर ग्रुप रहा है या फिर जो फ्रेंड सर्कल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव रहा है और मैं मतलब अच्छे फ्रेंड सर्कल में रही हूँ। तो हम छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्कस ज़रूर करते हैं और हम सच में ये डिस्कस करते हैं कि इसका क्या रीज़न रहा। जैसे अभी कोटला फ्लड्स की बात हुई, तो हमारे जो एरिया है वहाँ पर ना 4 लेन का रोड का काम चल रहा है। तो उस वजह से जो बारिश में इतना ज़्यादा दिक्कत रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स रही हैं उस वजह से, कहीं पे फ्लड्स रहे हैं उस वजह से। और सच में लगता है, अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले एक टॉपिक लगता था, अब सच में लगता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सस्टेनेबिलिटी मतलब आगे कैसे जीना है। जैसे अब पेट्रोल का ही अभी थोड़े टाइम पहले ही 2 दिन के लिए पेट्रोल नहीं था, तो लगभग जो रोड थे उस पे क्या हालत थी, पेट्रोल पंप जितने भी सर्विस स्टेशन थे उन पे किस तरीके से जैम था, ट्रैफिक था। तो क्या हम वो सिचुएशन सोच सकते हैं जब पेट्रोल होगा ही नहीं? क्योंकि हम जानते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उन्हें बनने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। तो सच में डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी अब समझ आ रही है कि बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, सो यस दैट्स ट्रू। तो मतलब कि आप सब लोग रिस्क को अब पर्सनलाइज कर रहे हो और अपने पर्सनल लेवल पे देख रहे हो, राइट? तो मूविंग ऑन टू द लास्ट लेग ऑफ आवर सेशन, जैसे मिंटू सर ने भी बोला, आपने हमें बताया कि आप कैसे जुड़े, कैसे आप तीनों की बातों में ये आया कि चाहे करियर हो, इसमें हम मौका मिलेगा तो हम करियर बनाएंगे, डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो भी वॉलंटियरिंग की हद पे तो आप सब लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं, राइट? एंड कैसे हम आपको सपोर्ट किस तरीके की चाहिए रहेगी इस पूरे में? एक तो आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बताइए कि गवर्नमेंट से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी भी इस तरीके के सरकारी इदारे से किस तरीके की आपको सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सजेशन है आपके हमारे लिए? और जैसे कि मिंटू सर ने बताया कि सेव द चिल्ड्रन, बाल रक्षा भारत या क्राई के लेवल पे जो कि एनजीओ है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए क्या सजेशन है, वो आप लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो आप ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, आप अपने चैलेंजेस को मद्दे, क्योंकि आपने काफी चैलेंजेस बताए हैं, तो अपने चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आप बताइए कि क्या सजेशन है आपके लिए, आपके गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए? मैम, सबसे ज़्यादा तो मैं यही बिलीव करती हूँ कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ना, उसे एक वाइडर सब्जेक्ट करिकुलम में इंड्यूस किया जाए। सच में, क्योंकि मैंने भी डिज़ास्टर पढ़ा है, वैसे सबने थोड़ा-थोड़ा डिज़ास्टर पहले से पढ़ा होगा, बट कितना सीरियस टॉपिक है, कितना डीप टॉपिक है, ये तब तक नहीं पता लगेगा जब तक इसका एक अलग से एक मतलब वाइडर सब्जेक्ट की तरह इसे नहीं देखा जाएगा। मैम, उसके अलावा जैसे अभी आपने बोला कि फैमिली वगैरह, तो उसका सबसे ईज़ी जो तरीका मुझे लगता है वो अवेयरनेस ही है। जब पता लगेगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक फ़ील्ड है, तो वो लोग भी सिक्योर फ़ील करेंगे, फैमिली भी, सोसाइटी भी। कभी-कभी तो खुद को नहीं पता लगता है कि कोई पूछ ले कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो किस तरीके से जवाब देना है। तो वही बात है कि जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को समझाना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। वो लोग अवेयर हों, थोड़े बहुत अवेयर हों कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक फ़ील्ड है जिसमें काम किया जाता है और जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हर बंदा काम कर सकता है। और इसके अलावा मैं सच बोलती हूँ, तो मैंने जैसे जो पहली ड्रिल है वो भी आकर जब मैं फील्ड में जुड़ी हूँ तब की है। तो हम मैं सच में चाहूंगी कि स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया जाए हर एक 6 महीने बाद एक अर्थक्वेक ड्रिल, या फिर जैसे अभी अंशुल सर ने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे स्कूल में भी थे पर किसी को चलाने नहीं आते थे, तो फिर उनके लगे होने का क्या फायदा जब डिजास्टर के टाइम पे उसकी कोई हेल्प ही नहीं हो पाएगी। तो
तो मैं सच में चाहती हूँ कि हर 6 महीने बाद अर्थक्वेक की ड्रिल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। मैं सच बोलती हूँ, मतलब हम लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन है, पर मैंने भी पहली ड्रिल जो है वो फील्ड में आने के बाद कहीं ट्रेनिंग करते हुए की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई रियली मतलब बिलीव कि स्पेसिफिक और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए और वो करिकुलम में इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये ड्रिल्स उसका पार्ट हो जाएंगे और फिर ये चीजें मैंडेटरी हो जाएंगी क्योंकि इसी के मार्क्स होंगे, तो मार्क्स के लिए तो चलेगा। अंजुम, आप बताएंगे क्विकली कि व्हाट इज क्या किया जा सकता है? आपके फ्रेंड्स जो इंटरेस्टेड नहीं हैं वो कैसे इंटरेस्टेड होंगे अदर देन व्हाट मैम तारुष हैज सेड? मैम वैसे मेन चीज अवेयरनेस ही है कि जब उन्हें पता होगा कि ऐसी एक फील्ड है जिस पे काम किया जा सकता है, तो वो मतलब पहले तो पता होना चाहिए ना, तभी तो बंदा उसमें काम करेगा। तो मेन चीज मेरे अकॉर्डिंग अवेयरनेस है, क्योंकि मैं भी एक टाइम तक अवेयर नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक फील्ड है जिसमें काम करने की जरूरत है। तो जब वो अवेयर होंगे और उन लोगों को पता लगेगा कि इस तरीके की ट्रेनिंग्स हेल्प करती हैं, तो वो ऑब्वियसली काम करना चाहेंगे।